एक लॉजिक बसपा के समर्थकों द्वारा दिया भी जाता है। बीएसपी के समर्थक ये कहते हैं कि अखिलेश यादव के पास अपना वोट तो 7 से 8% है, महेंद्र सिंह जी, मायावती जी के पास तो गिरती हुई अवस्था में भी 13% वोट है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स जुड़ जाए मायावती के साथ, तो मायावती ज्यादा फॉर्मिडेबल फोर्स हो सकती है, वो ज्यादा ताकतवर हो सकती है, वो अच्छे तरीके से बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ऐसे में वाकई ये सवाल उठता है कि खेल कौन किसका बिगाड़ रहा है? क्या मायावती खेल बिगाड़ रही है या मायावती का खेल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिगाड़ रही? पंकज जी, दो बातें। पहली बात कि निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मुसलमान जो है वो कभी मायावती के साथ नहीं जाएगा। मायावती जी की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है कि अभी भी तमाम जो प्रश्न उठाए जाते हैं, मायावती बी टीम और निष्क्रिय है राजनीति में, उसके बाद भी अगर हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में 21% दलित हैं, तो उसमें अभी भी जो है एक बड़ी संख्या में दलित, खासकर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो जाटो कम्युनिटी है वो मायावती के साथ खड़ी है। वो उन पे अभी भी विश्वास करती है कि वो जो करेंगी राजनीति में वो सही करेंगी। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसकी बी टीम है या ए टीम है, तभी भी वो सही कर रही हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ हैं तभी भी वो सही कर रहे हैं। और यही प्रमुख वजह थी कि कांग्रेस ये चाहती थी शुरू से कि मायावती के साथ अलायंस। हाँ, निश्चित रूप से हम आप ये विवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं कि वो किसकी ए टीम है, किसकी बी टीम है, लेकिन क्या उनका जो वोट बैंक है वो ये सोचता है? वो एक तरीके से अभी भी बड़ी संख्या में, अगर जाटो वोट की बात करें, निश्चित रूप से वो बाकी दलित जो है भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रही है। कोशिश समाजवादी पार्टी के तरफ से भी की गई कि वो जो नॉन जाटो दलित है उनको अपने अपने पाले में लाने की। अब वो कितना सफल हो पाए ये इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन निश्चित रूप से आज भी 13-14% वोट मायावती के साथ है। वो जो भी निर्णय लेती हैं उस पे वो विश्वास करता है। और कोशिश की गई, जो चंद्रशेखर हैं आजाद जो ने उस वोट बैंक को काटने की, वो भी सफल नहीं रहे। तो वो वोट बैंक आज भी उनके साथ है और यही प्रमुख वजह थी कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ अलायंस करना चाहती थी। दूसरी बात कि क्या अब मायावती जो एक अलग, न सपा के साथ, न एनडीए के साथ, न इंडिया अलायंस के साथ जाने के बजाय अकेला रास्ता चुनी है, तो क्या इस पे, क्या किस अलायंस पे, क्या किस गठबंधन में क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि इससे अगर मायावती थोड़ा एकदम से निष्क्रिय हो गई तो निश्चित रूप से इसका फायदा इंडिया अलायंस को होगा। लेकिन अगर वो थोड़ी भी सक्रिय हुई तो इसका फायदा एनडीए अलायंस को होगा, भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, और इसके पीछे जो प्रमुख बात है, ये हाँ हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। इसके पीछे जो मेरा प्रमुख जो विश्लेषण है वो ये है कि हाँ, अगर मायावती पूरी तरीके से सक्रिय हो गई तो जो उनका वोट बैंक, जो एक अगर कहें 13% के आसपास, 12% के आसपास आया है, वो बढ़ सकता है। और वो अगर बढ़ेगा तो वो जो है सपा या कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उसको नुकसान करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि मायावती अपने चुनावी उसमें सक्रिय रहें, अपने वोट बैंक उनको मिले। और वो दूसरी चीज, अगर कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो चुन के, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि उन्नाव से जो प्रत्याशी अभी एक बड़े जो है पत्रकार रहे हैं अमर उजाला के, उन्होंने बसपा ज्वाइन की है। तो ऐसी, अगर उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक जो है कैंडिडेट्स दिए तो निश्चित रूप से
इसका नुकसान जो है इंडिया अलायंस को आप होने कह रहे वाला हैं है। इसका नुकसान इंडिया अलायंस को होगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ अनुपम जी, आप जी हाथ उठा रहे हैं। मैं प्रेम जी आ रहा हूं, आप अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी, आप प्रेम जी का बोलने का नंबर है। मैं सिर्फ अपना प्रश्न फिर से प्रेम जी को सादर प्रेषित कर रहा हूं कि जिस तरह मायावती के लिए पूछा गया था, उसी प्रकार क्या 2% वोट लेकर उन सीटों पे जिसमें कांग्रेस 40-40 साल से नहीं जीती है, वहां 2% वोट के साथ क्या उन 17 सीटों पे कांग्रेस को सीरियसली या फिर जीतने की नीयत से लड़ता हुआ देखा जाएगा? सादर। जी जी, शुक्रिया। अ, देखिए, इसका उत्तर देने के लिए यह है कि नेशनल पर्सपेक्टिव में चूंकि इंडिया अलायंस बनने का जो क्रम शुरू हुआ और कांग्रेस से, जिससे कि क्षेत्रीय पार्टियां दूर रहा करती थी, और इस चुनाव में उसका एक अट्रैक्शन दिखा, तो इसका मतलब इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना पुराना जनाधार लौटता हुआ दिख रहा, चाहे कर्नाटक और तेलंगाना से नतीजों के बाद हुआ हो। तो इस वजह से क्षेत्रीय पार्टियों का झुकाव हुआ। आज मायावती जी का जो भी वोट प्रतिशत है या कांग्रेस का जो भी वोट प्रतिशत है, कांग्रेस का नगण्य है, बिल्कुल इसमें कोई असहमति वाली बात तो है ही नहीं। तो फिर भी कांग्रेस लड़ती क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका एक प्रॉपर अलायंस समाजवादी पार्टी से हुआ। वो भी चाहे तो नगण्य मान करके नहीं करती समझौता। समाजवादी पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस से समझौता किया ही है? आप जानते हैं कि बहुत लंबा समय चला, उतार चढ़ाव, एक दूसरे के खिलाफ बातचीत, तमाम चीजें हुई, फिर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस किया। इसका मतलब है कि वो संख्या से कांग्रेस के स्ट्रेंथ को मापने की जो परंपरा है उसमें एक बदलाव आया है, वक्त ने वो बदलाव लाया है। मायावती जी का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में हासिल किया था समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद, और उसको उन्होंने खो दिया विधानसभा चुनाव में। और वो असेंडिंग उनका जनाधार नहीं है, डिसेंडिंग है, घटता जनाधार है। तो ऐसे में मायावती जी अगर वास्तव में वो मैसेज दे दे कि हम फाइट कर रहे हैं, बाइपोलर इलेक्शन पर भी मैं एक पॉइंट फोकस करना जरूरी है। देश में बाइपोलर इलेक्शन इस कदर है जनता के मन में कि बीजू जनता दल जैसी सत्ताधारी पार्टी भी बीजेपी के साथ में अलायंस कर रही है, या चंद्रबाबू नायडू के रूप में बीजेपी को अलाई मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बाइपोलर है, इधर जाओ या उधर जाओ, बीच में कोई जगह नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को जनता बाइपोलर में एक पक्ष नहीं मानेगी, जो सवाल ही नहीं उठता, मान ही रही है, पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए मायावती जी के लिए कोई जगह नहीं। या तो आप बीजेपी के साथ चले जाएं या तो आप इंडिया के साथ चले जाएं, नहीं तो आप खिसकते हुए जनाधार को केवल टेबल में बैठ करके कि वहां मुस्लिम उम्मीदवार दे दो, आप मुस्लिम उम्मीदवार दे करके भी मुसलमानों का वोट नहीं ले सकते, ये फैक्ट है। इसके अलावा एक छोटी सी बात कि आप किसी जगह मुस्लिम उम्मीदवार दे रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बाध्य करना चाहते हैं कि आप भी मुस्लिम उम्मीदवार दीजिए, ताकि वहां के मुस्लिम वोट जो हैं हमें मिल जाएगा, इसका प्रेशर लीजिए। तो इस चक्कर में अगर आप मुस्लिम उम्मीदवार दे दिए तो बीजेपी का फायदा होगा, यही स्ट्रेटजी है। इसीलिए बी टीम कहा जाता है, कोई बी टीम कोई कहता नहीं है, परिस्थितियां बनाती है कि कौन स्ट्रेटेजिकली ऐसा चल रहा है कि किसी को फायदा हो जाए। अगर ये बात हट जाए तो कोई किसी को बी टीम क्यों कहे? बी टीम तो परिस्थिति कहता है, मैं तो किसी को बी टीम ए टीम नहीं कहना चाहता, लेकिन परिस्थितियां बताएंगी कि कौन बी टीम साबित हुई, कौन ए टीम साबित हुई। नहीं, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुपम जी, अनुपम जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है, लेकिन कम आ रही है थोड़ी। हाँ प्रेम कुमार जी, आप जो बात कह रहे हैं उसके आधार पे क्या ममता बनर्जी को, केजरीवाल को, सबको बी टीम मान लिया जाए? वो तो मेघालय में भी चुनाव लड़ रही है, तो बहस नहीं है, लेकिन इस हिसाब से अगर ए और बी टीम कौन बोलता है, कौन कहता है, बात है ना, कौन घोषित करेगा कौन ए टीम है बी टीम? इलेक्शन तो सब लोग लड़ते हैं, लेकिन जब कोई रणनीतिक तरीके से चलता है, जब 2000 कोई क्यों कहता है, जब 2019 में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनी थी,
महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आज तक पिछले 10 साल का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी प्रयोग हुआ है, परंतु कांग्रेस ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तो क्या कांग्रेस बी टीम थी? देखिए, अगर कांग्रेस को अगर ये माना जाता, जनता ये सोच लेती कि ये स्ट्रेटजी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो बी टीम बोलती। लेकिन ये जनता को दिख रहा था कि ये तो कांग्रेस खुद ही क्षीणहीन हालत में है, ये क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा है, तो जनता ने बी टीम नहीं कहा। पर अगर फायदा पहुंचानी होती तो बिल्कुल आप सही कह पंकज जी आज परिमाणात्मक रूप से आंसर नहीं होता है। आज प्रेम कुमार साहब ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी क्षीण अवस्था में है कि नुकसान तो बहुत दूर की बात है, वो भाजपा को फायदा भी नहीं पहुंचा सकती। मैंने कहा था अतीत के हिसाब से कहा था। मैंने तो अभी कहा कि पूरे देश में चूंकि कांग्रेस में एक चुंबकत्व पैदा हुआ, इसलिए क्षेत्रीय दल उनके साथ जोड़ गई। इसलिए पूरे देश में दरअसल कर्नाटक तेलंगाना के बाद लगने लगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय दल आउट ऑफ कंपल्सन दबाव में है और इसलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने को तैयार हो गई। इसलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस 21 मांग रही थी, समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने को तैयार हो गई। महेंद्र सिंह जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरा एक और सवाल है, मैं उसका भी जवाब लेना चाहूंगा। मायावती सिर्फ अगर अपने उम्मीदवार उतार रही हैं तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, नुकसान तो वो एनडीए का भी कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण यह है कि आप बिजनौर में देखें तो वहां के उनके सिटिंग एमपी मुलुक नागर हैं और मुलुक नागर की जगह वो विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर रही हैं। विजेंद्र सिंह आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब सवाल यह उठता है कि आरएलडी को डेंट पहुंचाने का मतलब तो साफ है कि मायावती एनडीए को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए मायावती पर इस तरह का आरोप लगाना कहां तक सही है महेंद्र सिंह जी की ये बीजेपी की बी टीम है, ये अखिलेश का ही नुकसान पहुंचाएंगी, ये इंडिया अलायंस का ही नुकसान पहुंचाएंगी। मायावती तो अपने फायदे के लिए उनको जो सही रणनीति लग रहा है उसके तहत वो उतर रही हैं, वो अपना ग्रोथ देख रही हैं, अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। पंकज जी देखिए, एक प्रमुख बात है कि मायावती जो है, अगर वो किसी की ए टीम बी टीम जो भी टीम बनना चाह रही और उनको अगर महत्व दिया जा रहा है, चाहे इंडिया अलायंस की तरफ से चाहे एनडीए अलायंस की तरफ से, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में अभी जिंदा है और ये इसका सबूत है। और यही वजह है कि चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी पहले जो है मायावती के साथ जो है अलायंस करना चाहती थी, बाद में समाजवादी पार्टी को के साथ अलायंस हुआ जब मायावती ने मना कर दिया। तो निश्चित रूप से मायावती ये जानती हैं कि अगर वो पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गई तो उनको आज की भारतीय जनता पार्टी पूछने वाली नहीं है, या कभी कल की जो यूपीए के दौरान जो है जो कांग्रेस पार्टी थी, सत्ताधारी पार्टी थी, वो उसको पूछने वाली नहीं है। तो वो वो दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही हैं। एक कि वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं, अपने कैडर्स को जिंदा उनमें जो है वापस वो आत्मविश्वास लाने के लिए लड़ रही हैं। दूसरा कि वो ये नहीं चाहती हैं कि उनके ऊपर जिस तरीके से ये एक दाग लगा दिया, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी संख्या में जो है माइनॉरिटीज को टिकट दिया, तो वो उससे उभरना चाहती हैं वो निश्चित रूप से। और खासकर जो है अगर हम देखें कि जिस तरीके से अब बहुजन समाजवादी पार्टी में भी एक सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है, उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है मायावती की रणनीतियों में। तो इस तरीके से अगर पुराने चुनावों को उनके नतीजों के अनुसार अगर हम विश्लेषण करेंगे तो आप ये इल्जाम लगा सकते हैं कि मायावती ने ये करके जो है इस दल को या इस गठबंधन को सहयोग किया, लेकिन ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। और ये पूरी के पूरी अगर हम बात करें तो जो बहुजन समाज की राजनीति है उसकी लड़ाई है कि क्या बहुजन समाज अभी भी
एक जो है एक क्षेत्रीय दल पे, एक नेता पे विश्वास करता है, या बहुजन समाज जो है एक राजनीतिक दल जिसने जो सबका साथ सबका विकास और इस तरीके से बात करें, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो वो एक जो है एक नया ऑल्टरनेटिव विकल्प दिया जो है खासकर हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें विश्वास करता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की या जो कांग्रेस की के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की चिंता है कि किस प्रकार से अभी भी जो एक साइजेबल वोट बैंक है मायावती का, जो हो सकता है बढ़ जाए। जिस तरीके से मैं प्रेम कुमार जी ने एक बात कही जिससे मैं सहमत हूं कि जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है उत्तर प्रदेश का, उसने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखने की कोशिश की, और यही एक तथ्य है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी मजबूर हो गई। इसके बजाय कि समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा पे सामाजिक न्याय की, मंडल कमीशन के बाद या जो सोशल इंजीनियरिंग की विचारधारा पे जो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी और बाकी क्षेत्रीय दल, अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, पैदा हुए, इस पूरी की पूरी जो है विचारधारा को ओन करने की कोशिश की राहुल गांधी ने। जिस तरीके से वो बहुत ही एक आक्रामक नजरिए से कास्ट सेंसस को देखते हैं और उसकी वकालत कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पास गई तो निश्चित रूप से एकदम से कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा सकता।